हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ भाग 8। अब तक हमने पढ़ा कि उस हादसे के बाद से जीनत अपना पहले वाला सारा चुलबुलापन खो चुकी थी। उस हादसे को जीनत किसी भी हालत में भूल नहीं पा रही थी। इसी कारण अंत में वो हार कर आत्महत्या ही कर लेती है। जीनत के शव को देखकर पार्वती अपना आपा खो देती है और जब फूलन देवी और शाकाल जीनत के शव को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पार्वती फूलन देवी को धक्का मारती है, जिससे उसको बहुत चोट लग जाती है और उसको इतने गुस्से में देखकर दोनों माँ बेटा वहां से भाग जाते हैं। अब आगे कुछ देर पहले वाला पार्वती का रौद्र रूप अभी शाकाल भूला नहीं था, इसीलिए इंस्पेक्टर को दूर से ही जीनत का कमरा दिखा। वो वहां से वापस निकल गया। जीनत के कमरे के बाहर से अब भीड़ छटने लगी थी। इंस्पेक्टर को देख जो बाकी के इधर उधर के लोग कमरे के बाहर खड़े थे वो भी चुपचाप वहां से निकल गए थे। इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। लंबा कद, दबंग नैन नक्श। कमरे में घुसते ही पहली नज़र पार्वती पर पड़ी, जो अपनी गोद में जीनत का सर रखे अभी भी जमीन पर ही बैठी थी। उसे कुछ होश ही नहीं था वहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके मन के किसी कोने में जीनत के साथ बिताई प्यारी यादें बार बार दस्तक दे रही थी और उसी पल एक आंसू उसके आंखों के नीचे को लुढ़क जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जिसके साथ वो बातें बना रही थी, अपना सुख दुख बांट रही थी, अपने हाथ से खाना खिला रही थी, वो आज ऐसे निर्जीव सी उसके सामने पड़ी है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि उसके अंतिम क्षणों में वो उसके साथ नहीं थी और जीनत ने एक बार भी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। इंस्पेक्टर को देख अन्नू ने पार्वती को झकझोरा और धीरे से बुदबुदाई, पार्वती कहाँ खोई हो, देखो पुलिस आई है। पार्वती ने एक निगाह उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और खुद में अपने में ही थोड़ा सा सिकुड़ गई। इंस्पेक्टर ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले अपने दोनों सिपाहियों को कमरे का निरीक्षण करने का बोला और खुद जीनत का निरीक्षण करने के लिए उसके समीप ही बैठ गया। गले पर फंदे के निशान थे और साड़ी अभी भी पंखे से लटकी थी। इसके साथ कौन रहता था यहाँ? इंस्पेक्टर ने पार्वती की तरफ निगाह उठाकर पूछा, मगर पार्वती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप यूं ही बैठी रही। जी साहब, ये अकेली ही रहती थी। हम धंधे वाली औरतें हैं साहब, तो सबके पास अलग अलग कमरे हैं। अन्नू ने पार्वती को चुप देखकर जवाब दिया। कुछ हुआ था क्या कल? कोई झगड़ा किसी से या फिर कोई मारपीट आदि? इंस्पेक्टर ने इस बार अन्नू से ही पूछा। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अन्नू ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। कि तभी वहीं खड़ी एक लड़की बोल पड़ी। 1 महीना पहले हुआ था साहब, बुरी हालत थी जीनत की, इलाज में नहीं हुआ था इसका ठीक से, इसीलिए ही तो मर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अन्नू की आंख देखकर चुप हो गई, जो उसे गुस्से से ताक रही थी और चुप रहने का इशारा कर रही थी। ये देख इंस्पेक्टर अन्नू की तरफ देखकर बोला, क्यों रोक रही हो उसे? क्या हुआ था जीनत के साथ? यह सुनकर अन्नू हाथ जोड़ते हुए इंस्पेक्टर से बोली, माफ़ी देना साहब, जो बोलने की गुस्ताखी कर रहे हैं, मगर हम मजबूर औरतें हैं। आप तो पूछोगे और चले जाओगे, मगर हमें तो यहीं रहना है। जीनत तो चली गई, मगर बाकी जो जिंदा हैं उनकी ज़िंदगी क्यों झान्नू बना रहे हो साहब? किसी ने जरा भी मुंह खोला तो वो लोग जीना मुश्किल कर देंगे उसका। अन्नू की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उस वक्त बस इतना ही कहा और फिर उसने सबको कमरे से बाहर गलियारे में जाने के लिए बोला और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा करने लगा। फिर उसने फ़ोन करके एम्बुलेंस को भी बुला लिया और उन सब से बोला, चूंकि ये आत्महत्या का मामला है, इसीलिए हम किसी के खिलाफ तब तक कार्यवाही नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई पुख्ता सबूत ना हो। इसीलिए जीनत का शरीर सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। साहब, अंदर ये मिला है। तभी एक हवलदार ने वो पेपर लाकर इंस्पेक्टर को दिया, जो जीनत ने मरने से पहले उस किताब के नीचे दबा दिया था। पेपर लेकर इंस्पेक्टर ने अलट पलट कर देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। ये पार्वती कौन है? उसने सबकी तरफ निगाहें घुमाकर पूछा तो पार्वती धीरे से बोली, मैं हूँ, बोलिए साहब।
पार्वती की मधुर आवाज़ कानों में पड़ते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, पढ़ी लिखी थी क्या जीनत? लिखना आता था उसे? जी आता था, पार्वती ने जवाब दिया। तो इंस्पेक्टर ने वो पेपर उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये लो, तुम्हारे लिए छोड़ा जीनत ने, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये मरने वाले के द्वारा लिखा हुआ आखिरी पत्र है, इसीलिए ये एक अहम सबूत माना जाएगा और हमारे पास ही रहेगा। फिर केस बंद होने के बाद ही ये तुम्हें मिल सकता है। पार्वती ने वो पत्र ले तो लिया, मगर उसे काफी देर तक यूं ही देखती रही और फिर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाकर बोली, जीनत को पढ़ना आता था, हम इतना नहीं पढ़े हैं, पत्र आप ही पढ़ दो साहब। पार्वती ने धीरे से इंस्पेक्टर से कहा, तो इंस्पेक्टर ने वो पेपर पढ़ने के लिए खोला। प्यारी पार्वती, जब तुम ये खत पढ़ रही होंगी तब तक शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे माफ कर देना पार्वती, मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे पाई। तुमने मुझे हर पल भरोसा दिलाया कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मैं सिर्फ हंसूंगी और आंसू नहीं बहाऊंगी, मगर अब मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही, मेरा दम घुट रहा है। मेरी आत्मा यहाँ से आज़ाद होने के लिए तड़प रही है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर वो कोई भी चेहरा मेरे जहन से नहीं जाता। अभी भी लगता है मानो उन लोगों ने मुझे जकड़ा हुआ हो। मैंने तुमको कभी नहीं बताया, मगर आज अपने आखिरी खत में अपने दिल का सारा हाल लिख देना चाहती हूँ। वो 5-6 लोग थे, उनमें वो नेता और उसका सहकर्मी भी था। पहले उन सब ने जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए, मेरे शरीर को बर्बरता से नोचते घसोटते रहे, मगर जब उनको इससे भी संतोष ना मिला तो मुझे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया, जिससे मेरा बदन सुनसा हो गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। वो लगातार हंस रहे थे और मेरे ऊपर अप्राकृतिक अत्याचार कर रहे थे, जैसे मैं कोई बेजान पुतला हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा था पार्वती, मगर मैं उनका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। फिर पता नहीं मैं कब बेहोश हो गई। अब ये सारी पीड़ा सही नहीं जा रही। दिन रात मेरी आंखों के आगे वही सब चलता रहता है। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। मैं पता नहीं कभी वो अच्छी जिंदगी फिर से जी भी पाऊंगी या नहीं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आती है। मैं बीमार हूँ। बंद दरवाजों के पीछे सांस लेने में मुझे तकलीफ होती है। मैं हंसते हंसते रोने लगती हूँ, रोते रोते हंसने लगती हूँ, मगर इस पर मेरा कोई जोर नहीं है। जब भी मैं रोने लगती हूँ तो तुम, मेरी दोस्त पार्वती, मेरे आंसू पोंछती हो, मगर कब तक? बस अब और नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि मेरे कारण फूलन देवी और शाकाल तुम पर कितना अत्याचार करते हैं? मैं तुमको अब और दुख नहीं देना चाहती मेरी प्यारी सखी, इसीलिए तुमको मेरा अंतिम प्यार और अलविदा। भगवान से प्रार्थना है कि तुमको जल्द ही इस नर्क से छुटकारा मिल जाए। जीनत। खत पूरा होते होते पार्वती जीनत की तरफ दौड़ पड़ी और एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी जीनत, हम बहुत खुश थे तुम्हारे साथ, क्यों चली गई तुम? इंस्पेक्टर ने वो खत को मोड़कर अपने पास रख लिया और मन ही मन बोला, वाह देवी, धन्य हो तुम, जाते जाते भी बहुत बढ़िया काम कर गई हो। अब फूलन देवी और शाकाल को तो हम खुद ही लपेट लेंगे। इसके बाद उसने अन्नू को इशारा कर पार्वती को संभालने के लिए कहा और जीनत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वो कमरा भी सील कर दिया। सब काम निपटाकर जब इंस्पेक्टर वहां से जाने लगा तो पार्वती ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे ओ साहब, इतना तो बताते जाओ, क्या जीनत को इंसाफ मिलेगा या एक बार फिर पैसों के ढेर को देखकर एक अफसर का ईमान उन लोगों के पैरों तले बिछ जाएगा? ये सुनकर इंस्पेक्टर ने एक बार पलटकर पार्वती को देखा, मगर कुछ नहीं बोला। हल्का सा कटाक्ष में मुस्कुराया और वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के द्वारा कोई प्रतिक्रिया ना देने पर पार्वती हैरान सी उसे जाता देखती रही। उधर इंस्पेक्टर वहां से सीधा फूलन देवी के कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, ओ बुढ़िया, बहुत बढ़िया सबूत जुटाए हैं हम तुम्हारे खिलाफ, समझी क्या? और ये क्या टके टुके की बात कर रही थी तुम? पेटी का इंतजाम करो, पेटी का। इंस्पेक्टर की बात सुनकर फूलन देवी थोड़ा घबरा तो गई, मगर फिर भी उसने अपना दांव खेला। जो चाहिए सब मिल जाएगा सरकार, बस आप हुक्म करो। फूलन देवी ने इंस्पेक्टर से कहा तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, और हाँ, वो लड़की पार्वती भी।
यह सुनकर फूलन देवी अपने गंदे दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। उसे मुस्कुराता हुआ देख इंस्पेक्टर ने अपनी पी हुई सिगरेट नीचे फेंकी, अपने जूते से बुझाई और वहां से निकल गया। शाम के 6 बजे थे। पार्वती अपने कमरे में ही थी। कमरे के दरवाजे ढुके हुए थे और कमरे में हल्का अंधेरा भी था। उसी अंधेरे में गुमसुम सी पार्वती चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। जीनत क्या गई थी, उसके चेहरे से मुस्कान चली गई थी। दरवाजे का कुंडा खड़का तो उसने नज़र उठाकर उस ओर देखा। दरवाजे पर अन्नू खड़ी थी। वो चुपचाप अंदर आई और कमरे की बत्ती जला दी। ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी थी? अन्नू ने पार्वती के करीब बैठते हुए कहा। मगर जब पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया तो अन्नू से समझाती हुई बोली, मुझे पता था तुम ऐसे ही उदास बैठी होंगी, इसीलिए चली आई, मगर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। देखो शाम हो चुकी है, तुम भी खुद को थोड़ा ठीक कर लो। देखो पार्वती, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जब जीनत नहीं आई थी तब भी तो जी रही थी ना तुम। समझ लो कोई तेज हवा का झोंका आया था और आके चला भी गया। हमको किसी के जाने का मातम इतनी देर मनाने की भी आज़ादी नहीं है। क्यों मौका दे रही हो शाकाल और फूलन देवी को तुम पर अत्याचार करने का? उस दिन के मार के बाद वो तो वैसे ही तुमसे खुन्नस खाई हुई होगी और कोई ना कोई मौका ढूंढ रही होगी तुमको जलील करने का। चलो उठो। अन्नू की बातें सुनकर पार्वती ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या ठीक कर ले खुद को दीदी? मेकअप? और जब अंतरात्मा ही दुखी हो तो वो मेकअप भी क्या करेगा? और अगर आंखों से आंसू ही ना रुक रहे हो तब क्या दीदी? क्या उन आंसुओं से वो मेकअप नहीं बह जाएगा? दूसरों की नज़रों में तो उस मेकअप की कीमत भी शायद हमारे आंसुओं से कहीं ज़्यादा ही होगी, है ना दीदी? अन्नू के पास पार्वती की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने उसके आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। शाम का माहौल फिर रंगीन हो चला था। किसी को कोई फर्क नहीं था कि सुबह क्या हुआ था। लगता था जैसे सुबह से शाम होते होते सब जीनत को भूल चुके थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सबके लिए उपभोग का एक सामान मात्र थी। इमारत में एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी थी। समा बन चुका था और गीत गजलों की आवाजें पार्वती के मन को कहीं ना कहीं आहत कर रही थी। अपना कोई साथी बिछुड़ गया जैसे मंजिल में। रात के 8 बज रहे थे। पार्वती के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो है, फिर खड़का क्यों रही हो? इतना अदब वाला ऐसा कौन आ गया यहाँ? पार्वती ये कहते कहते दरवाजे पर आई तो वहीं इंस्पेक्टर खड़ा था। उस वक्त उसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। अच्छा तो तुम हो साहब, इस वक्त यहाँ पर कैसे? उसे देखते ही पार्वती उसके आने का कारण समझ तो गई थी, फिर भी उसने पूछा। तुमसे ही मिलने आया हूँ। इंस्पेक्टर से सीधा सपाट उत्तर दिया तो पार्वती चुपचाप वापस अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर भी अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। हमसे मिलने? यह कहकर पार्वती कटाक्ष में मुस्कुराई और बोली, क्यों सौदा किए हो फूलन देवी से? एक पेटी और तुम, इंस्पेक्टर ने बहुत साफ सीधे शब्दों में कहा। तो आखिर बिक ही गई तुम भी साहब, पार्वती ने इंस्पेक्टर के करीब आकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने भी उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, सिर्फ सौदा किए हैं हम, बिके नहीं हैं। दोनों में बहुत फर्क है। मतलब? पार्वती आश्चर्य से बुदबुदाई तो इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, समझ जाओगे धीरे धीरे। वैसे भी अब हम यहाँ आते जाते रहेंगे, समझी? फूलन देवी से बोल दिए हम। यह सुनकर पार्वती ने गहरी सांस ली और चुपचाप इंस्पेक्टर के करीब जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर लगातार उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो साहब? जिस काम से आए हो वो करो और फिर जाओ। पार्वती ने थोड़ा रूखेपन से कहा और अपना पल्लू नीचे गिराकर अपने ब्लाउज के 2 बटन खोले ही थे कि इंस्पेक्टर बोला, ए रुको, ये सब क्या कर रही हो? मैं ये सब करने नहीं आया हूँ यहाँ, बटन बंद करो अपने। यह कहकर उसने उसका पल्लू उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो फिर क्या करने आए हो? तुमने ही तो कहा था मुझसे मिलने आए हो। मुझसे तो सब ऐसे ही मिलने आते हैं साहब, फिर तुम किस तरह मिलने आए हो? पार्वती ने अपना पल्लू ठीक करते हुए भोलेपन से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तेरे से ही मिलने आया हूँ, मगर इसीलिए नहीं आया हूँ। इंस्पेक्टर ने पार्वती को देखते हुए कहा, क्यों शादीशुदा हो? नहीं। किसी से सेटिंग किए हो? नहीं। तो फिर?
मदद करना चाहता हूँ तेरी, इस तरह इसीलिए आया हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अब तो खुलकर मुझे सब कुछ बता सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इन सब का तो बढ़िया इंतज़ाम कर दिए हैं हम, मगर अभी सबूत जुटाना बाकी है और उस नेता को भी पकड़ना है जिसका जिक्र जीनत ने उस खत में किया था। इंस्पेक्टर की बात सुन पार्वती बोली, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए साहब, बस हमारी जीनत को इंसाफ दिला देना काफ़ी होगा हमारे लिए। पार्वती की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, बस क्या इतना काफ़ी होगा? तुझे इस दलदल से नहीं निकलना? जीनत भी तो यही चाहती थी ना कि तुझे इस नर्क से छुटकारा मिल जाए। एक तो हम तुमको यहाँ से निकालने का सोच रहे हैं और तुम हो कि। अभी इंस्पेक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पार्वती बीच में ही बोल पड़ी, मगर क्यों करना चाहते हो मेरी मदद? कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलकर हम? कोई नहीं है हमारा, और वैसे भी यहाँ से निकलने के बाद हमें अपनाएगा कौन? पार्वती की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर पार्वती को देखते हुए बोला, अभी इस बात का कोई जवाब नहीं है हमारे पास, मगर अभी जीनत की तो मदद करोगी या नहीं? हाँ करूँगी, जीनत के लिए कुछ भी करूँगी, पार्वती ने भावुकता से कहा। तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात, तो फिर पहले तुम मुझे ये बताओ, उस दिन वो लड़की क्या कहना चाह रही थी जीनत के बारे में, जिसे अन्नू ने रोक दिया था? क्या हुआ था जीनत के साथ? मुझे सब कुछ जानना है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर पार्वती ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोली, साहब कहने को तो उसे यहाँ आए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, मगर उन कुछ ही महीनों में इन लोगों ने इसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी। इन लोगों की इतनी प्रताड़ना के बाद वो इस जगह में रच बस ना सकी, शायद इसीलिए यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। ये कहते कहते एक बार फिर पार्वती की आंखें भर आई और फिर पार्वती ने जीनत के बारे में इंस्पेक्टर को शुरू से आखिरी तक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर भी शायद अंदर तक खिल गया था। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इन जैसी लड़कियों का एक छुपा पहलू ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो बिना कुछ कहे ही पार्वती के कमरे से तुरंत बाहर निकला और वहां से चला गया। पार्वती भी कुछ समझ नहीं सकी। इंस्पेक्टर काफी गुस्से में लग रहा था और सीधा फूलन देवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने जोर जोर से 2-3 बार कुंडा खड़काया तो फूलन देवी ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोलते हुए कहा, अबे कौन है इस समय? सुबह का 4 बजा है, ये कोई वक्त है आने का? हम हैं बुढ़िया, इंस्पेक्टर विजय ठाकुर। ये कहकर उसने फूलन देवी की गर्दन पकड़ ली। इंस्पेक्टर की आवाज़ और गले पर इंस्पेक्टर का हाथ महसूस होने से ही फूलन देवी की सारी नींद गायब हो चुकी थी। इंस्पेक्टर की गुस्से से भरी लाल आंखें अपनी तरफ घूरते देख वो लड़खड़ाई सी आवाज़ में बोली, क्या हुआ सरकार, कोई गलती हो गई क्या? जिस पर एक बार हमने हाथ रख दिया तो बस रख दिया। पार्वती के नज़दीक अब अगर मुझे कोई भी दिखा तो यहीं तेरा टेटवा दबा दूंगा, समझी? यह बोलकर इंस्पेक्टर ने उसे पीछे को झटक कर उसकी गर्दन से अपना हाथ हटा लिया और फिर दंदनाता हुआ वहां से चला गया। फूलन देवी अपना गला पकड़े स्तब्ध सी खड़ी बस उसे वहां से जाता देखती रही। इंस्पेक्टर के जाते ही फूलन देवी सकपकाई सी अपने कमरे में घुस गई और भागकर दरवाजा बंद कर लिया। आज तक उससे किसी भी इंस्पेक्टर ने पहले ऐसी बात नहीं की थी। इस इंस्पेक्टर के तेवर सही नहीं लग रहे, नेताजी से बात करनी ही पड़ेगी हमको, फूलन देवी बुदबुदाई। उधर इंस्पेक्टर के अचानक चले जाने से पार्वती थोड़ा परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर की बात का विश्वास करे या नहीं। एक तरफ तो हमारी मदद करने की बात करता है और हमें हाथ भी नहीं लगाता, और दूसरी तरफ फूलन देवी से सौदे की बात भी खरी खरी करता है। कैसा इंसान है ये, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पार्वती ने मन ही मन सोचा। सुबह के 6 बज चुके थे और कोठे का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कल रात फूलन देवी के साथ क्या हुआ ना किसी को पता था ना कोई खबर थी, मगर फूलन देवी अपने कमरे में बहुत बेचैन थी और उसने डर के कारण अभी तक भी कमरा नहीं खोला था। तभी फूलन देवी के दरवाजे का कुंडा खड़का तो उसने घबराते घबराते पूछा, कौन है? हम हैं माँ शाकाल, दरवाजा क्यों भेड़े बैठी हो अभी तक, खोलो जल्दी। शाकाल ने बाहर से पुकारा तो शाकाल की आवाज़ सुनते ही फूलन देवी ने भागकर दरवाज़ा खोला, आ जल्दी अंदर, और शाकाल के अंदर घुसते ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अबे ये क्या हो रहा है, मतलब कौन भूत वूत देख लिए हो का?
फूलन देवी के ऐसे व्यवहार को देखकर शकाल ने हंसते हुए कहा। तो फूलन देवी ने गुस्से से उसकी कमर पर हाथ मारते हुए कहा, नास पीटे, मजाक लेते हैं हमारी, भूत वूत कुछ नहीं देखे हैं हम। सुबह 4 बजे वो इंस्पेक्टर आके यूं अचानक हमारा गला पकड़ ले तो क्या घबराए भी नहीं? तू कहाँ मर गया था अब तक? अब फुर्सत मिली तुझे यहाँ झांकने की? फूलन देवी ने गुस्सा दिखाते हुए शकाल से कहा। अब हमें क्या मालूम कि इंस्पेक्टर यहाँ आया था? हद करती हो माँ, बताओ एक इंस्पेक्टर से डर गई? शकाल ने फूलन देवी से हंसते हुए कहा। तो फूलन देवी गुस्साते हुए बोली, बंद कर ये दांत दिखाना, जब तेरी गर्दन पकड़ेगा तब देखूंगी। तभी फूलन देवी का फोन बज पड़ा। फूलन देवी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उस नेता की आवाज आई, हाँ बोल, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों मिलाया था? वो लड़की तो मर गई ना, तो अब टेंशन क्या है? सरकार, वो इंस्पेक्टर दुखी कर रहा है, कोई सबूत है उसके पास, मिजाज कड़क है, लगता नहीं कि मानेगा। फूलन देवी ने नेता को जवाब दिया, ठीक है देखता हूँ, तबादले की बात करता हूँ उसके। ये बोलकर उस नेता ने फोन रख दिया। नेता की बात सुनकर फूलन देवी किसी अनिश्चित जीत की खुशी में तिरछा मुस्कुराई और एक पान उठाकर अपने मुंह में धर लिया। उधर इंस्पेक्टर विजय कुछ और ही तैयारियों में लग चुका था, जिसका ना फूलन देवी को अंदाजा था और ना शकाल को। और ऐसे ही ये पूरा दिन भी निकल गया। रात के 8 बजे थे और पार्वती अपने कमरे में ही थी कि तभी इंस्पेक्टर उसके कमरे में घुसा और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। हालांकि उसकी इस हरकत से पार्वती कुछ पल के लिए घबरा गई थी, मगर विजय को देख थोड़ा शांत हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कब आते हो कब जाते हो पता ही नहीं चलता, इंसान ही हो ना तुम, कोई हवा का झोंका तो नहीं? ये सुनकर इंस्पेक्टर भी मुस्कुराया और बोला, हवा का झोंका नहीं, एक तूफान है हम, जब आते हैं तो बताकर नहीं आते। ये सुनकर पार्वती फिर से मुस्कुराई और बोली, क्यों आए हो ये भी बता दो। आए तो मिलने ही हैं, बोला था ना अब आते जाते रहेंगे, मगर आज कुछ काम भी है। ये कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी शर्ट में छुपे कुछ पेपर्स निकालकर पार्वती के सामने रख दिए। ये क्या है? पार्वती ने वो पेपर उठाकर अलट पलट कर देखे, मगर कुछ समझ ना सकी। कुछ नहीं, तुम रहने दो, बस जहाँ मैं बोलूँ अपना नाम लिख देना। वो तो आता है ना लिखना, या वो भी नहीं आता? विजय ने पार्वती को मस्ती में कटाक्ष करते हुए कहा। तो पार्वती ऐंठते हुए बोली, हाँ आता है, अनपढ़ नहीं है हम, 5वीं किया है हमने। आए बड़े मजाक लेने। पार्वती की बात सुनकर विजय जोर से हंस पड़ा और पार्वती को कलम पकड़ाते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, जो सही लगे वो कर दो, अंगूठा भी लगाओगी तो चलेगा, जरूरी कागजात हैं। पार्वती ने टूटे फूटे अक्षरों में अपना नाम पेपर पर जैसे तैसे लिखकर पेपर वापस विजय को पकड़ाते हुए पूछा, क्या लिखा है इन पेपर में? कुछ नहीं, कल जो जो तुमने जिन्नत के बारे में कहा था वो सब कुछ, तुम्हारा बयान है ये। कल को तुम मुकर ना जाओ इसीलिए तुम्हारे हस्ताक्षर भी ले लिए। विजय ने वो पेपर वापस अपनी शर्ट में रखते हुए दोबारा से मजाक के लहजे में कहा। तो पार्वती ने थोड़ा मुंह बना लिया। ऐसे ही ऐठी रहती हो हर वक्त या कभी हंसती भी हो? और वो बुढ़िया, वो परेशान तो नहीं किए तुमको? विजय ने पार्वती से पूछा। तो फूलन देवी को किए संबोधन को सुनकर पार्वती की हंसी छूट पड़ी। हे भगवान, क्या नाम दिए हो? वैसे तुम्हारी बुढ़िया ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा हमें अब तक तो। पार्वती को इस तरह खिलखिलाकर हंसते देख विजय मन ही मन बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसने शायद पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे दांत भी कितने अच्छे हैं। उस बुढ़िया के दांत देखें, कितने भयानक हैं। विजय ने बहुत सीधे सपाट शब्दों में पार्वती से कहा। तो ये सुनकर उसे एक बार फिर जोर से हंसी आ गई। कितना प्यारा हंसती हो तुम, तुम्हारी हंसी हमें याद दिलाती है किसी की, और तुम्हारा नाम भी। विजय ने मुस्कुराते हुए पार्वती को देखकर कहा। किसकी याद? पार्वती ने पूछा। ठीक हुई, खैर छोड़ो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अब जल्दी ही इन दोनों यानी फूलन देवी और शकाल की बढ़िया खातिरदारी का इंतजाम करने का सामान साथ लेकर ही आऊँगा। इंस्पेक्टर विजय ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। शकाल ने इंस्पेक्टर विजय को वहां से जाता देख लिया था। विजय के जाते ही शकाल फटाफट पार्वती के कमरे में दाखिल हुआ और उससे इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी मालूमात करने लगा। तो पार्वती उसे चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे? जो मना करने के बाद भी तूने मेरे कमरे में अपने पाँव रखे। चला जा तुरंत, अगर वो लौट आया तो तेरे ये गंदे पाँव भी नहीं रहेंगे।
इंस्पेक्टर विजय का नाम और पार्वती के मुंह से अपनी जलालत सुनकर शकाल गुस्से से सकपका गया और पैर पटकता हुआ वहां से वापस चला गया। उसके जाते ही पार्वती ने अपने कमरे का दरवाजा तुरंत बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई और इंस्पेक्टर के बारे में सोचने लगी। इंस्पेक्टर की कई बातें उसके मन को बहुत विचलित कर रही थी। कौन है वो लड़की जिसके बारे में वो बोल रहा था? क्या उसकी कोई दोस्त या प्रेमिका? आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 9 में, जहां हम देखेंगे कि क्या जीनत को अपना इंसाफ मिल पाएगा या ये इंस्पेक्टर भी नेता के द्वारा किए गए तबादले का शिकार हो जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।